स्टार्ट। अभी अभी सदस्यों ने कहा कि आप केंद्र से सहायता लीजिए, सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को तो यह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र की जो आमदनी होती है उसका बंटवारा कैसे हो जाता है। तो यह आपको मानना चाहिए कि छठे फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह से इंडिविजुअल सरप्लस जो यहाँ का है उसका बंटवारा कर दिया, जितना हुआ उसका तो राज्यों में बंटवारा कर दिया जाए तो केंद्र देगा कहाँ से। इसलिए छठे फाइनेंस कमीशन ने यह प्रयत्न किया कि जब इस तरह की कोई दैवीय दुर्घटना हो जाए तो नेचुरल क्लैमिटी हो तो उन्होंने हर राज्य के लिए कुछ मार्जिन मनी रखा कि तत्काल उससे राहत का काम शुरू कर दिया जाए और उसके बाद राज्य सरकारें केंद्र के पास एक मेमोरेंडम भेजती है और वह मेमोरेंडम दो राज्यों के बीच का पत्राचार है, उसको भी समझना चाहिए। अगर कोई प्रति सदन में रखें या अखबार में प्रकाशित कर दें तो उससे अनिष्ट होने की संभावना है, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जाहिर करना उचित नहीं होगा। पैरा। तो मैं यह कहूँगा कि यह हमारी परंपरा है कि अगर कहीं पर अतिवृष्टि या अनावृष्टि या बाढ़ या सूखे की वजह से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहाँ की सरकार एक मेमोरेंडम बना करके हमारे यहाँ भेजती है और मेमोरेंडम आ जाने के बाद हम यहाँ से कुछ केंद्रीय अधिकारी भेजते हैं। इसमें कृषि मंत्रालय के भी अधिकारी होते हैं, प्लानिंग कमीशन के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं। वह जा करके स्थिति का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पर एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वह देख करके फैसला करती है कि कितने रुपए की आवश्यकता है। जो कुछ रुपया दिया जाता है वह तो उसी राज्य की जो पंचवर्षीय योजना है उसमें एडवांस के रूप में दिया जाता है। उसका कारण यह भी है कि प्रयत्न किया जाता है कि राहत का जो कार्य हो उसको विकास के काम के साथ समन्वित करके किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। पैरा। हमें खुशी है कि श्रीलंका की सरकार ने गुटनिरपेक्षता की नीति में अपनी आस्था प्रकट की है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके विदेश मंत्री ने यह कहा है कि वे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देना चाहते हैं। हम भी अपने ढंग से इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। यूरोप में एक कॉमन मार्केट बनी है, दीवारें ढही है, राष्ट्र की सीमाएं मिटी है, जन कल्याण के लिए कुछ समतावादी नीतियां बनी है। हम उस दिन की आशा करते हैं कि हमारे भूखंड में भी घनिष्ठ आर्थिक सहयोग होगा। इसी दृष्टि से हम एशियन सहयोग को भी बड़ी रुचि से देख रहे हैं। पैरा।
लेकिन हम यह चाहेंगे कि एशिया में कोई कम्युनिस्ट विरोधी आना धारण करके मैदान में आने की गलती न करें। बड़ी मुश्किल से वियतनाम में एक संघर्ष समाप्त हुआ है। वियतनाम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। वियतनाम के विदेश मंत्री हमारे देश में आए थे। उनके सामने पुनर्निर्माण की समस्या है। अपनी शक्ति के अनुसार हम उसमें योगदान देने को तैयार हैं। एशिया के और भी देशों को चाहिए कि वे मिलकर एशिया के आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना बनाएं। श्री दिनेश सिंह ने मुझे स्मरण दिलाया है कि कोई एशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल थी। अब मैं पता लगाऊंगा कि वह काउंसिल कब थी और कब विलीन हो गई। यदि उसको पुनर्जीवित किया जा सके तो मुझे खुशी होगी। पैरा। लंदन के प्रधानमंत्री के सामने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह सुझाव भी रखा था कि दक्षिण एशिया में पैसिफिक में जो राष्ट्रमंडल के देश हैं वे समय समय पर मिला करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस सुझाव को तत्काल स्वीकार कर लिया। आपस में मिलने का, मिलकर बैठने का, बैठकर समस्याओं पर विचार करने का और सवालों को हल करने के जितने भी मंच हो सकते हैं हम उन सब को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि समस्याएं संघर्ष से हल नहीं हो सकती है। जनता सरकार की विदेश नीति के बारे में अब दुनिया में कोई कहीं संदेह नहीं है, मगर जब दुनिया में संदेह नहीं है तो हमारे कुछ कांग्रेसी मित्रों के दिमागों में शक और शुबहे पैदा हो रहे हैं। पैरा। यह कहा जाता है कि स्वतंत्र विदेश नीति उस समय बनी थी क्योंकि दुनिया दो शक्ति गुटों में बटी थी और हम किसी झगड़े में यह नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन उपसभापति जी, आज दुनिया दो शक्ति गुटों में नहीं बटी है। आज तो दुनिया अनेक गुटों में बटी हुई है। कुछ और भी शक्ति के केंद्र उभर कर खड़े हो गए हैं। यूरोप में तनाव शिथिल हो गया है। सोवियत संघ और अमेरिका कुछ मामलों में बातचीत के द्वारा समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 87 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अंग है, क्योंकि वे समझते हैं कि स्वाधीनता ने उनके आगे बढ़ने की जो बंधन की स्थिति भी उसको समाप्त किया है। वह घर में आज़ाद हुए हैं। उन्हें अपनी स्वाधीनता को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रतिस्थापन करना है और शक्ति गुटों से अलग रहकर अपने आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के क्रांतिकारी कदम को भी आगे बढ़ाना है। पैरा। उपसभापति जी, कभी कभी विदेश मंत्री बनने के बाद क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भार मुझ पर सौंप दिया है, मैं सोचा करता हूँ कि सचमुच में हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना या एक नई अर्थव्यवस्था की रचना या संपूर्ण निशस्त्रीकरण या सारे संसार में मानवाधिकारों की स्थापना या रंगभेद का उन्मूलन, ये लक्ष्य अपने में महान है और हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों का
और इन लक्ष्यों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राथमिक काम है भारत के उदात्त हितों का संरक्षण और संवर्धन करना। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, भारत अखंड और अक्षुण्ण रहना चाहिए, भारत की प्रभुसत्ता सारे विश्व द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए और भारत अपने देश में अपनी इच्छा के अनुसार अपने समाज जिसमें समता और ममता हो बनाने के लिए स्वाधीन रहना चाहिए। लेकिन ऐसा भारत ऐसे संसार में ही बन सकता है जिसे संसार में शांति हो और वह शांति न्याय पर आधारित हो। वह शांति किसी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की वृत्ति में से नहीं निकलेगी। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।